ऐसे में फिर बांग्लादेश की क्या तख्ता पलट की जो पटकथा है वो लिखी जा सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सेना में तीन अलग अलग जो गुट हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। एक गुट यूनुस सरकार को सपोर्ट करता है, एक जो गुट है वो कट्टरपंथियों को सपोर्ट करता है, और जो तीसरा गुट है वो अवामी लीग को जो है वो सपोर्ट करता है। देखिए, बांग्लादेश का इतिहास अस्थिर रहा है। पहले भी 1975 से 1980-90 तक सेना ने सत्ता संभाली थी। हम लोग जो ढाका में थे 16 दिसंबर को, पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने हमको बोला था कि भाई हम तो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपके हाथों में ये मसला आएगा, ये समस्या होगी। उस वक्त तो हमने सोचा वो हारे हुए अफसर हैं, फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं, लेकिन अभी जब पीछे की बात सोचते हैं तो लगता है कोई ना कोई सच्चाई थी। सेना में जो सेना के प्रमुख हैं जनरल जमान, वो मॉडरेट हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक भाषण भी दिया था जो बड़ा सेंसिबल था, जो मिड कोर्स का था। लेकिन अभी और दो पावर सेंटर आ गए हैं। एक तो जनरल हक, जो 9 डिव के कमांडर हैं, जो कि बांग्लादेश में बहुत पावरफुल मानी जाती है, वो प्रो अवामी लीग हैं। और दूसरे जो एक और जनरल हैं वो इस्लामिस्ट से जुड़े हुए हैं, फैजुल रहमान। हाँ, फजल रहमान। तो ये अब 3 पावर सेंटर हो गए। तो आर्मी चीफ है, उन पर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी तक जो हालात हैं कि वो सत्ता संभालना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो 2 गुट हुए हैं, समस्या इनकी शुरू वहां से हुई है जब हसीना जी को निकाला गया। तो इनके जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने 1971 में लड़ाई में मुक्ति बाहिनी के बतौर हिस्सा लिया था, उनका योगदान मिटाने की कोशिश की गई। बल्कि हसीना ने उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए थी। वो एक मुद्दा था जो इस्लामिस्ट को मिल गया था। तो ये बांग्लादेश का इतिहास ऐसा ही है, बटे हुए हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई इसकी गारंटी नहीं है। अगर जनरल हक, जो पावरफुल है, डिवीजन कमांडर है, वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो प्रो अवामी लीग है। तो यूनुस को तो खिलाफ होंगे। यूनुस तो एंटी अवामी लीग है। वो वारंट वगैरह भी अरेस्ट के इशू करें हसीना के खिलाफ। तो अभी किस तरफ हालात मोड़ लेते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की मदद बांग्लादेश की आर्मी को पहले शुरू हो गई। उन्होंने अपने सलाहकार भेजे हैं। यही पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने हमको बताया था कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने बल्कि कहा था कि एक बी हाइव है, ये मक्खियां जिसको चिपट जाती हैं फिर छोड़ती नहीं। उस वक्त हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम मेजर थे उन दिनों जी। कि ये तो हारे हुए लोग फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं। लेकिन अभी जब पीछे का इतिहास देखते हैं, 50 साल का, 53 साल का, तो लगता है उन्होंने अपने अनुभव से ये बात सही कही थी। बांग्लादेश में 75 के बाद कोई स्थिरता नहीं है। जो फादर ऑफ द नेशन थे, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया, जिनका घर अभी म्यूजियम बना हुआ है। खून के निशान अभी भी दीवार पर लगे हुए हैं। हम लोग डेलीगेशन लेके 2019 में गए थे, खुद हमने देखा है। उसके बाद सत्ताएं पलटती रही और 75 से लेकर 90 तक आर्मी का वहां पर रूल रहा। फिर वो इलेक्शन हुए चीफ जस्टिस से मिलके, और 2 पार्टियां, जो अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की हसीना जी की पार्टी है, और दूसरी मुस्लिम लीग, जो कर्नल जिया जिसने सत्ता संभाली थी जी। मुजीबुर रहमान के मारने के बाद,
अभी उनकी बीवी, उनको तो खुद कत्ल कर दिया था 1981 में। हालांकि वो इतना बड़ा खून नहीं था, लोकल यूनिट ने उनको मार दिया था। तो उसके बाद तो हालात ठीक हो गए थे। लेकिन उनकी बीवी अभी खालिदा, जिसको हसीना के समय में कैद में रखा गया था, अभी वो लंदन भेजी गई है इलाज के लिए, लेकिन पार्टी उनके अभी भी एक्टिव है। तो बांग्लादेश अब किस तरफ मोड़ लेता है, अवामी लीग की तरफ या इस्लामिस्ट की तरफ, वो देखना पड़ेगा। भारत तो वेट और वॉच की स्थिति में है। हम तो चाहते हैं पड़ोसी देश में शांति रहे, गड़बड़ ना हो, वरना हमको भी समस्या आएगी। समस्या आएगी और आग जो है वो भारत तक भी आ सकती है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप जिस संगति में रहेंगे उस संगति का असर जो है वो दिखाई देने लगेगा। बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश आजकल संपर्क में पाकिस्तान के ज्यादा है, जिसका असर अब सेना पर भी दिखाई देने लगा। कहा यह भी जाने लगा कि क्या पाकिस्तान की राह पर अब बांग्लादेश जो है वो निकल चला है? क्या सेना जो है वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी? देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान के कदमों में चलने की राहत पे तो दिख रहा है, क्योंकि जितने भी ये कार्रवाई हो रही है पिछले साल अगस्त के बाद से, वो चिन्ह वही दिख रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी का काफ़ी हस्तक्षेप हो गया है। वो बोलते हैं हम जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ उनके साथ करेंगे। तो काफ़ी सिग्नल्स हैं जो पाकिस्तान तो वहाँ से दे रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं, मैं लोग नहीं बोलूँगा, बांग्लादेश के काफ़ी लोग हैं जो ये मोहम्मद यूनुस के अंदर हैं, जो जिहादिस्ट हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ जाने की, मतलब जो फिजिकली कट्टरपंथी हैं, जो पूरी तरह से कट्टरपंथी हैं संजय जी, क्या चीज? जो पूरी तरह से कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान से जुड़ जाएं। बिल्कुल, तो वो कट्टरपंथी है और वो चाह रहे हैं कि पूरा देश कट्टरपंथी की तरफ आ जाए, क्योंकि वो एक जो उनका मुद्दा है बेसिकली वो टेररिज्म की तरफ बढ़ता है, पाकिस्तान का जो स्टेटेड पॉलिसी। और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश से भी एक फ्रंट खुले भारत के खिलाफ टेररिज्म के लिहाज से। लेकिन अभी जो हालात हैं, देखिए, जैसे जनरल साहब ने भी बोला है, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, अभी स्थिति बड़ी गंभीर है। आउटकम क्या हो सकता है उसको भविष्य, उसका आउटकम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी हैं। अभी जो 3 पावर सेंटर हैं, जाहिर है कि उनके बीच में काफी टसल चल रहा होगा। और इसमें ऐसा भी होता है कि जो जवान है, इनका भी लॉयल्टी अपने अपने कमांडरों की तरफ चली जाती है। पहले जितने भी सत्ता टेक ओवर हुए हैं, उसमें फायदा ये था कि सेना यूनाइटेड थी, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ सेना आपस में अभी टकराव के मोड में आ गई है, तो ये बांग्लादेश के लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी। अब जो प्रेजेंट चीफ है उनके, वो काफी मॉडरेटर है, मतलब उनका मॉडरेट आउटलुक है। और हमारे आर्मी चीफ ने भी कल जो उनका भाषण था उसमें भी उन्होंने उनकी सराहना की। और हमारे जो मिलिट्री संबंध है उसके लिहाज से काफी आर्मी चीफ ने भी बोला है कि सिचुएशन मतलब आर्मी लेवल पे अभी अच्छी है। और आज की तारीख में हमारे 3 ऑफिसर्स ब्रिगेडियर लेवल नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कौन करने वाला है? ये वन ऑफ दीज 3 जनरल्स में से कोई कुछ कर सकता है। तो मेरे ख्याल भारतीय सेना के जितने ऑफिसर्स जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो उन लोग को एक अभी काफी एनालिसिस कर रहे होंगे, एक सबकी पर्सनालिटी प्रोफाइल बनती है कि क्या ये काबिलियत है इनमें ये करने की, आपस में टक्कर लेने की, और उनकी फॉलोइंग कितनी है। तो मेरे ख्याल क्योंकि अभी भारतीय सेना और हमारा देश एक ऐसी स्थिति में नहीं आ सकता कि हमें सरप्राइज हो जाए। तो अभी मेरे ख्याल हम प्रोएक्टिव होंगे, इनकी केस स्टडी, प्रोफाइल स्टडी कर रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो कौन आ सकता है, और अगर कौन आ सकता है उसके रिपरकशन बांग्लादेश में क्या होंगे और भारत में क्या होंगे। तो इसकी अभी वो हो रहा होगा, काफी इसमें आर्मी के ऊपर बड़ा रोल होगा, हमारी भारतीय सेना के ऊपर। तो पॉसिबिलिटी, सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। वो तो चाह रहा है कि यहाँ कट्टरपन हो जाए पूरा बांग्लादेश, और फिर वो कट्टरपन के फायदे से भारत में एक नया फ्रंट खोले टेररिज्म के लिहाज से, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई में तो वो लड़ नहीं सकता है, ना पाकिस्तान लड़ सकता है। सबसे सरल तरीका है ये टेररिज्म इंसर्जेंसी करके रखो, और वो उसका मुद्दा है। क्योंकि पाकिस्तान
71 की लड़ाई को एवेंज करना चाहता है, वो बदला लेना चाहता है। जो 93,000 हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे, वो बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता है। तो उसकी पूरी मंशा ये है कि भारत को कैसे ना कैसे हर लिहाज से, हर फ्रंट से चोट पहुंचाने की। तो बांग्लादेश आज किस स्थिति में, वो किस दिशा पे जाता है और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रेजेंट यूनिस गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली नाकाम है, इनकेपेबल है, इसलिए सारी चीजें हो रही है। और वो बोलते हैं जब मौका राइप है, तो ये तीनों जनरल्स के बीच में अभी टसल चल रहा है कि वो, उनको पता है अभी मौका है, इंस्टेबिलिटी है देश में, तो कोई भी फौजी शासन का टेक ओवर करने की चेष्टा कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान जी, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर सेना के भीतर ही आपस में युद्ध हो गया, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो गृह युद्ध जैसे हालात नहीं हो जाएंगे बांग्लादेश में? पूरी तरीके से आवाम भी सड़कों पर आ जाएगी, जो कट्टरपंथी हैं खुलकर वो सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, ये स्टूडेंट शीर्ष जब अपराइजिंग हुई, ये युवा वो है जिन्होंने 1971 की लड़ाई देखी नहीं है, और सुनी हुई हिस्ट्री और देखी हुई हिस्ट्री का मुकाबला नहीं होता। भारत 77 साल के बाद अभी भी अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करता है, उनका सम्मान करता है, और वो 50 साल में उन लोगों को भूल गए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए। वो ठीक है, उनके पास रेगुलर आर्मी जो पाकिस्तान की एक कोर वहां पर थी, वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, भारत ने मदद दी, लेकिन उनमें हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, देशभक्ति की कोई कमी नहीं थी। अब इसके पीछे पाकिस्तान तो चाहेगा कि कट्टरपंथी सत्ता में आए और फैजुर रहमान की मदद करेंगे, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आर्मी की बनावट होती है, तो दूसरे जो जनरल हैं, जो 9 डिव के कमांडर हैं और जो अवामी लीग के साथ हैं, नॉट अवामी लीग, वो बीएनपी के साथ हैं, अगर वो आए सत्ता में तो शायद शांति रहेगी। लेकिन अगर फिर किसी कर्नल ने कोई कत्लेआम करके अपनी सत्ता संभाल ली, तो बांग्लादेश अगले कुछ साल के लिए फिर अस्थिर रहेगा। मुझे बुरा लगता है कि वो फ्रीडम फाइटर जो उनके मुक्ति बानी, जिन्होंने हमारे साथ मिलके एडवांस किया था, ढाका तक लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, बलिदान दिया था, आज उनको ही कंडेम किया जा रहा है, क्योंकि युवा एक जो रिलीजियस फीलिंग होती है, वो हर एक फीलिंग से, एक्सट्रीमिज्म की फीलिंग हर दूसरी फीलिंग से ज्यादा होती है। इसी का सबूत बांग्लादेश में मिल रहा है। वो भूल गए 71 की लड़ाई, उन्होंने सिर्फ अपने दादा वगैरह से सुनी होगी कहानी, लेकिन वो देखी नहीं उन्होंने। जो मुक्ति वाले लोग हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनकी क्या हालत हो, क्या सोच रहे होंगे, उसका तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इसमें पूरा हाथ है। उधर चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ये हालात स्थिर ना हो, ताकि उनको एक फुटहोल्ड मिल जाए, चाहे वो एक पोर्ट आके लें या उनकी कोई रेलवे डेवलपमेंट करें। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे का झांसा देके और बांग्लादेश में अस्थिर रखेंगे। वो यही चाहेंगे कि बांग्लादेश अस्थिर हो, ताकि उन्हें बेनिफिट जो है वो मिलती रहे, जिस तरह से हमने श्रीलंका या दूसरे मुल्कों में देखा। लेकिन मेजर जनरल संजय मेष्टन जी, बांग्लादेश का इतिहास भी तो ये रहा है, चाहे हम 80 का दशक ले लें, 1991 में जरूर वहां पर फिर से एक बार लोकतंत्र आया, लेकिन फिर 2007 में तख्ता पलट हुआ। तो तख्ता पलट सेना द्वारा वहां पर समय समय पर किया गया। जब भी वहां पर लोकतंत्र मजबूत हुआ, सेना का दखल बढ़ा। बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल उचित बोला है। और जैसे जनरल कादिया ने भी बोला है कि देखिए, वहां पर जब भी जिसको मौका मिला है, और खासकर जब अस्थिरता हुई है, तो जनरल्स ने या वो कर्नलों ने फायदा उठाया है और तख्ता पलट किया है। और अभी इसीलिए मैंने बोला था कि चांसेस, वो बोलते हैं ना, वो हर चीज का एक समय है। तो आज बांग्लादेश की सेना में जो आपस में गुट बन रखे हैं, इनको भी एक लगता है ये सही समय है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार जो एक पूरे देश को उम्मीद थी, विश्व को उम्मीद थी, भारत को भी उम्मीद थी कि उनकी जो छवि बना रखी थी, उसके मुताबिक तो टोटल फेलियर है। और वो बिल्कुल लग रहा है वो आउट ऑफ कमांड कंट्रोल है, और उनको कोई और ही चला रहा है रिमोट कंट्रोल से, और वो है बेसिकली पाकिस्तान।
लेकिन कुछ चीजें इसमें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए, जिस दिन ये शेख हसीना को निकाला था वहां से, हैरानी की बात है कि वो भारत एयरफोर्स के जहाज से आई। तो इसका मतलब है जो प्रेजेंट चीफ का जो रोल है उसमें था। तो मेरे को एक एनालिटिकल ये एनालिसिस लगती है कि शायद वो उनके साथ खड़े हुए थे। बोलने को वो ब्लडशेड हो सकता था, लेकिन वो अपने हिरासत में भी लग सकते थे। सेना के पास तो बहुत अच्छे मतलब सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, वो खुद उनको अरेस्ट करके रख सकते थे। लेकिन भारत भेजा, वो भी उनके जहाज से। तो ये एक चिन्ह होता है कि ये क्यों हुआ। इसका मतलब जो प्रेजेंट चीफ हैं, जो काफी मॉडरेट है अपनी थिंकिंग में, वो वकारुज्जमान। हाँ, वो शायद इनकी तरफ हो सकता है, अलाइन हो सकते हैं, या उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। लेकिन जो बाकी दो हैं, जैसे आपने बताया, एक तो वो बिल्कुल इस्लामिक है, और तो उनकी जो मंशा है वो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पर डिविजन्स हो सकते हैं। हमें यह भी याद करना चाहिए कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो थी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो उनकी है, हमारे इक्विवेलेंट, देखिए उसमें भी एक बार ये प्रॉब्लम हुआ था। वहां पर कई सेना के जो डेप्यूटेशन पे लोग थे, जवानों ने उनको मारा था। उनके सीनियर कमांडेंट और कई कर्नल मेजर्स को म्यूटनी हुई थी, उनकी फैमिलीज तक को मारा था। तो ये भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में ये जो जनरल सोच रहे हैं कि सारे जवान इनके साथ खड़े होंगे, वो जरूरी नहीं है कि सारे खड़े होंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये होता है कि आपस में भी सेना के बीच में, जिस प्रकार सूडान में हो रहा है, ब्लडशेड होने की संभावना है। मतलब आपस में भी ये मार सकते हैं एक दूसरे को। तो अभी सिचुएशन बड़ी गंभीर है, और जिस प्रकार अभी स्थिति है, मेरे ख्याल तो बांग्लादेश का एक ही इलाज है कि वो तुरंत बांग्लादेश में इलेक्शंस कराए जाए। और अभी ये जो बीएनपी पार्टी है, जो वो भी बार बार बोल रही है कि इलेक्शंस अगस्त के अंदर होने चाहिए। जितना ही इलेक्शंस लेट कराएंगे, इंस्टेबिलिटी मिलेगी, और जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी, सेना को जो सेना के गुट हैं या जो जनरल्स हैं, जो अभी नशे के पावर में घूम रहे हैं, उनको ये मौका मिल रहा है ये सारी कार्रवाई करने की, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान जी, ये जरा समझाइएगा कि इस तरह की जब अस्थिरता की स्थिति होती है तो उसमें सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो होती है वहां की आवाम। उन्हें समझ में नहीं आता हो कि मुल्क में हो क्या रहा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र खत्म कर से फिर से एक बार सैन्य शासन होने जा रहा है। तो इस स्थिति में आवाम जो है वो यही चाहती है कि चुनाव हो। लेकिन जो पिछले आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, चाहे 80 के दशक के हों चाहे 90 के दशक के हों, वो एक्सपीरियंस क्या बतलाते हैं कि किस तरफ बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो इस समय जा रही है, और क्या वो जल्द चुनाव कराने की मंशा रखते हैं या नहीं? आशीष, जब भी देश नया आजाद होता है तो आमतौर पर आसपास के देशों में, भारत एक एक्सेप्शन रहा है, हमारी आर्मी पूरी तरीके से एपॉलिटिकल थी, एपॉलिटिकल आज भी है। दूसरा, हमने फॉरेन इलेक्शन भी करा लिए थे 52 में, जनरल इलेक्शन, सब शांति से चलता रहा। पाकिस्तान में कुछ साल के बाद आर्मी ने सत्ता संभाली। आर्मी आती तो ये कह के है कि हम हालात सुधारेंगे और फिर सिविलियन को हैंड ओवर करेंगे, लेकिन आमतौर पर होता नहीं। पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान की आर्मी हवी इलेक्शन करवाते हैं वो भी, लेकिन जो सरकार चुनी जाती है वो आर्मी के हाथों में एक मोम की गुड़िया होती है। तो बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। पहले जो 15 साल आर्मी की सत्ता थी, ये अच्छी बात थी कि दोबारा डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया था। कुछ दिन खालिदा जिया और ज्यादा लंबे अरसे तक शेख हसीना रही थी, तो देश में स्थिरता रही थी। लेकिन अभी युवा जो हैं उनकी अपनी सोच बहुत कम है, वो दूर की बात सोचना आसान नहीं है उनके लिए, वो बहकावे में आते हैं। यूनुस हैं, वो तो खुद स्टूडेंट्स के प्रो हैं, हसीना के खिलाफ हैं, तो वो तो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, उनकी उम्र भी हो चुकी है, वो सलाहकार हैं, वो तो अपने आप को बोलते भी हैं। तो अभी इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी की कोई भी हिस्सा जो है वो सत्ता संभालेगा, और उम्मीद यही की जाती है कि कुछ दिन के बाद जब हालात सामान्य हो जाते हैं, वायलेंस खत्म हो जाती है, तो सत्ता दोबारा
इलेक्शन करा के सिविलियन को दी जाए, लेकिन उम्मीद एक तरफ है और वास्तविकता दूसरी तरफ है। जी, वास्तविकता ये कहती है कि आर्मी को एक बार सत्ता खून जब मुंह लग जाता है तो वो छोड़ते नहीं है। पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। हालांकि वो आजकल टीटीपी उनके खिलाफ है, वो एक किस्म से टूटा हुआ देश है। बलूचिस्तान में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, टीटीपी आर्मी पर रोज हमला कर रही है। यही होगा। आर्मी जिस ढांचा जो आर्मी को होता है वो देश को रूल करने के लिए डिजाइन नहीं होता। आर्मी टेम्परेरी पीस ला सकती है। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी आपसे लेना चाहूंगा। इस पूरे एपिसोड में देखा जाए तो भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या वेट एंड वॉच की जो नीति है उसे ही अपनाना चाहिए, या सीमा पर और ज्यादा मजबूती से हमें काम करना पड़ेगा? देखिए, वेट एंड वॉच तो बिल्कुल पॉलिसी अभी ठीक नहीं है। सीमा में मजबूती तो करनी चाहिए, लेकिन हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए। और वो क्यों और काय के लिए? ये क्यों है? क्योंकि आज हमारा देश, खासकर भारतीय सेना, बिल्कुल नहीं चाहती है कि बांग्लादेश एक यहाँ पर टेररिस्ट हॉट स्पॉट बन जाए भारत के लिए, क्योंकि ना वो सिक्योरिटी के लिए अच्छा है और ना भारत की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जी। तो भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत को मैं बताना चाहूंगा कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी बहुत माहिर है। डिप्लोमेसी तो है ही, लेकिन डिफेंस डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करना अभी जरूरी है। वहां पर मिलिट्री के साथ कॉन्टैक्ट किसके होते हैं? आमूमन तौर पे जो मेरा तजुर्बा है, जब मैं अफगानिस्तान में भी था, वहां पर चाहे अमेरिकन फोर्सेस हो, चाहे अफगान फोर्सेस हो, चाहे कोई सी भी फोर्सेस हो, एम्बेसडर को जनरली मौका नहीं मिलता वहां इंटरेक्शन करने का। तो डिफेंस अटैचे का बहुत अच्छा रोल रहता है और वो उनकी हर लेवल तक पहुंच रहती है। तो मेरे ख्याल, पहली बात तो जो हमारे वहाँ डिफेंस अटैचे हैं और जो 3 ब्रिगेडियर्स नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनका बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही मेरे को लगता है ये जो 4 ऑफिसर्स वहां पर हैं, इनका रोल ये है कि वो सेना को साथ बातचीत करें, इनफॉर्मल टॉक्स करें और उनको बताएं कि उनका देश अगर ये सब कार्रवाई होती है तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो एक तो हम उनको ये सब बता सकते हैं, क्योंकि कई बार, और पाकिस्तान का भी ऑप्शन बताना चाहिए कि आप उस रास्ते से जाएंगे तो आपका क्या होगा। क्योंकि पिछले 2 डिकेड्स में बांग्लादेश में बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनके लोग खुश थे और ये कितने वेस्टर्न कंट्रीज के वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था, बांग्लादेश की लेबर सस्ती थी। दूसरा, मेरे ख्याल इंडियन आर्मी चीफ की एक डेलीगेशन भारत सरकार को भेजनी चाहिए, उससे भी बहुत प्रभाव होगा। मैं खुद बांग्लादेश गया था अपने आर्मी चीफ के साथ 2008 में, तो मैंने देखा था वहां बांग्लादेश में हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए थे। उनकी एकेडमी में गए थे, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स गए थे, कॉक्स बाजार गए थे। तो कहने का मतलब है कि आर्मी चीफ की एक डेलीगेशन जाने से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक प्रभाव होता है और एक है कुछ ना करें, वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच नहीं है, क्योंकि फिर बाद में नहीं होना चाहिए कि हम बोले यार ये कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ये ऑप्शन पॉसिबल था। अभी क्योंकि हमारे वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे हैं। कल हमारे सेनाध्यक्ष ने बहुत क्लियर लफ्जों में बोला है कि मिलिट्री लेवल पे हमारे कोई कोर्स कैंसिलेशन नहीं हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड बांग्लादेश इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेंड विद अस। तो मेरे ख्याल इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दिया है, ये बांग्लादेश में वेल रिसीव होगा और उनकी सेना से जाके संपर्क करे। और मैं आपको बता रहा हूं, डिफेंस डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश के सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि डिफेंस डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। ये हर देश में होता है, हमारे देश में भी अब इसको यूज करना चाहिए। ये अगर यूज होता है तो जाहिर तौर पर भारतीय हुकूमत को ये करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में जो अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है वो खत्म हो। क्योंकि अगर वहां सब कुछ ठीक रहा तो वो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान अपने नाकाब इरादों में सफल हो जाएगा। रिटायर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी आपका और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे।